सो हेलो डेवलपर, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड फॉर लाइफ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग मशीन लर्निंग का अपना पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे और जो कि प्रोजेक्ट होने वाला है कैंसर प्रेडिक्शन यूजिंग पाइथन। तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक डेटा सेट लेंगे और उस डेटा सेट की मदद से उस पर कुछ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स लगाकर हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो क्या करेगा कि कैंसर को डिटेक्ट करेगा। और किस कैंसर को डिटेक्ट करेगा वो भी बात करें तो हम लोग बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्शन बनाने वाले हैं इसमें। तो जिन लोगों को नहीं पता मशीन लर्निंग क्या होती है, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी मशीन को सिखाते हैं कि जो काम हम लोग करते हैं वो काम मशीन को हम लोग सिखाते हैं और फिर आगे वही काम मशीन हमारे लिए करती है। तो बेसिकली ये क्या है, मशीन लर्निंग। हम मशीन को कुछ काम करना सिखाते हैं और मशीन हमारे लिए वो काम कर देती है आगे। तो बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं सीधे गूगल पर और देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ जो हम लोग को चाहिए होगी वो एक डेटा सेट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल गूगल पे चलता हूँ और गूगल पे जाके आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्शन ब्रेस्ट कैंसर, और इसके बाद आपको यहाँ पर कैगल लिखना है। ओके, तो यहाँ पर आपको जो पहली लिंक दिख रही है कैगल पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है और ये आपको कैगल पे ले जाएगा। कैगल क्या है, बेसिकली कैगल एक वेबसाइट है, यहाँ पर बहुत सारे डेटा सेट अवेलेबल होते हैं जिन पे आप लोग अपनी अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम लगाकर सीख सकते हैं अपना। तो आपको यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर देखिए ये डेटा यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि ये डेटा में क्या क्या वैल्यूज़ है। और यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो इस डेटा के बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट्स की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, जैसे कि रेडियस क्या है, टेक्सचर क्या है, जो बेसिकली कैंसर की सेल होती है उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं कि मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी। और एक यहाँ पे एट्रीब्यूट दिया है वो है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में दो चीज़ें हैं सिर्फ यहाँ पे, मैलिग्नेंट और बेनिग्नेंट, जो भी आप बोले इसको। तो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं 1 या 0, या तो उसको कुछ सर्टेन केसेस पे या तो उसको कैंसर होगा या तो उसको कैंसर नहीं होगा। और हम लोग को यही चीज़ डिफाइन करनी है। तो हम लोग यहाँ इन लोगों ने हम लोग को क्या दिया हुआ है, यहाँ इन लोगों ने हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। ये देखिए, आप इसको इधर जाएंगे, ये देखिए कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एरिया मीन, पेरीमीटर मीन, स्मूथनेस मीन, ये क्या है, कैसे काम कर रहे हैं, ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, और इसके बाद इन सब के बेसिस पे इन्होंने बताया है कि जिस मान लीजिए ऐसे आप समझ सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे चलता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारी क्या है, आईडी। तो आईडी ये कस्टमर होगा। ओके, इस कस्टमर का कुछ ऐसी रेडियस मीन, कुछ ऐसे बहुत सारी टेस्ट हुए, बहुत सारे नंबर्स ऐसे फाइंड किए गए, पेरीमीटर मीन और ये सारी चीज़ें। और बाद में ये सारे नंबर निकालने के बाद फाइंड आउट हुआ कि हाँ भाई इस पेशेंट को कैंसर था। तो एम का मतलब बेसिकली क्या है यहाँ पर, मैलिग्नेंट। तो इसका मतलब क्या है, इस पेशेंट को कैंसर था। ओके, और ऐसे ही देखिए यहाँ पर क्या है, अब नीचे आते हैं यहाँ बी के लिए। देखिए तो बी का मतलब क्या है, इसको नहीं निकला। तो ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज थी, क्या क्या वैल्यूज थी जिसपे कैंसर नहीं था और जिसपे कैंसर था। और हम लोग अपनी मशीन को वो चीज़ बताएंगे। तो मशीन क्या करेगी, उस चीज़ से सीखती जाएगी और आगे जब आगे चल के हम इसको कोई भी नई वैल्यू देंगे, जो ये वैल्यूज़ हैं यहाँ से रेडियस मीन, पेरीमीटर मीन और ये सारी, ये आप जब इस साइड जाएंगे ये कॉलम वाइज जितनी वैल्यू है इधर ये, तो इन सारी वैल्यूज़ जो हम उसको देंगे, अब मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, तो वो क्या करना चाहिए, हम लोग को डायग्नोसिस की वैल्यू बताना चाहिए। डायग्नोसिस क्या है, मतलब कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है, ये वैल्यू ये हमको बतानी चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इस डेटा सेट को यहाँ पर आके आप डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। इस पर डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो data.csv फाइल एक डाउनलोड हो जाएगी। तो मे भी आपके में लॉगिन करने को बोले तो आप लॉगिन कर लीजिएगा। इसके बाद दूसरा काम क्या करते हैं, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये आपका डेटा डाउनलोड हो चुका होगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक फोल्डर बना लेता हूँ नया और उसी के अंदर हम लोग अपना काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम रखता हूँ कैंसर प्रेडिक्शन। ओके, और इसके अंदर ही फाइल डाल देता हूँ। तो अब हम लोग को क्या करना है, बेसिकली हम लोग को इसके अंदर हम लोग पाइथन यूज़ करेंगे। तो पाइथन यूज़ करने के लिए हम लोग कोड कहाँ लिखेंगे, हम लोग को आईडी भी चाहिए होगी। तो आईडी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में जुपिटर नोटबुक यूज़ करने वाला हूँ आईडी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है और राइट क्लिक दबाना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास एक ऑप्शन आएगा, ओपन पावर सेल विंडोज हियर। तो क्या होगा, ये एक पावर सेल, जो हमारा पावर सेल है वो इस वाले फोल्डर में ओपन कर देगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जुपिटर नोटबुक ओपन करूँगा। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके सिस्टम में जुपिटर नोटबुक नहीं होगी, तो कोई बात नहीं, आप लोग को क्या करना है, नॉर्मल यहाँ पर आना है। सबसे पहली चीज़ जो आपके में होनी चाहिए वो होनी चाहिए पाइथन और पिप। दो चीज़ें आपके सिस्टम में जरूर होनी चाहिए। अगर आपके सिस्टम में पाइथन भी नहीं है तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है, यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर सर्च करना है पाइथन। फॉर विंडोज़ है तो विंडोज़, और मैक है तो आप, अगर आपका विंडोज़ है तो आपको नॉर्मल सर्च करना है पाइथन फॉर विंडोज़। ओके, और एंटर करेंगे और यहाँ देखिए पाइथन में जाते ही आपको पहली लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ओके,
लेकिन अगर आपका मैक है तो आप लोग को गूगल पे नॉर्मल जाना है और सर्च करना है कमांड लाइन टूल्स फॉर मैक। ओके, तो ये क्या करेगा, कमांड लाइन टूल आपके लिए डाउनलोड कर देगा। बेसिकली कमांड लाइन टूल्स क्या होते हैं कि ये बहुत सारे टूल्स हैं जो मैक हम लोग को देता है, एक्सकोड के साथ आते हैं। तो ये क्या करता है कि हमारे सिस्टम बहुत सारी लैंग्वेज को चलाने के लिए हेल्प करता है, जैसे कि पाइथन हो गई, सी हो गई आपकी, इसके अंदर कंपाइलर्स होते हैं और इंटरप्रेटर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। तो ऐसे करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ओके, अब यहाँ पर आपको आके देखना है कि आपके पिप है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है पिप, ओके, और यहाँ डैश डैश वर्जन। जब आप ये लिखेंगे तो ये आपको देखिए ऐसे कुछ वर्जन दे देगा। अगर कोई भी वर्जन आ रहा है आपके में XYZ, मतलब आपके में पिप है। फिर उसके बाद आपको अगली कमांड क्या लिखनी है, नॉर्मल पिप इंस्टॉल और यहाँ पर जुपाइटर, ओके, और ये लिख के एंटर दबाना है। तो ये देखिए ऐसे करके कुछ डाउनलोडिंग आपके में स्टार्ट होगी। तो मेरे में देखिए यहाँ पर लिख के आ रहा है बार बार रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। इसका मतलब मेरे में जुपाइटर नोटबुक पहले से ही पड़ा हुआ है। आपके में इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तो बी पेशेंट। और उसके बाद जब ये आपके में हो जाए तो आपको इसके बाद क्या करना है, मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ। तो इसके बाद आपको हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर कुछ लाइब्रेरी पाइथन की जो यूज़ करेंगे, जिसमें से बहुत सारी लाइब्रेरीज का आपने सुना होगा, जैसे कि नमपाई हो गई, पांडा हो गई। तो इन सब के यूज़ करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी यहाँ पर, सबसे पहले मैं सारी लाइब्रेरीज एक साथ इंस्टॉल कर लेता हूँ ताकि हमें बार बार यहाँ आना ना पड़े। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूँगा पिप इंस्टॉल। ओके, तो मुझे कौन कौन सी लाइब्रेरी लिखनी है, मुझे चाहिए एक नमपाई, पांडास, और इसके अलावा मुझे क्या क्या चाहिए, एक चाहिए मुझे सीबॉर्न। तो बहुत सारे लोग आप ऐसे होंगे जो सीबॉर्न नहीं पता होगा कि उस किस लिए यूज होती है। तो बेसिकली सीबॉर्न हम लोग यूज़ करते हैं ग्राफ्स के लिए, चार्ट्स के लिए। और जो हमारी आखिरी लाइब्रेरी होगी वो होगी मैटप्लॉटलिब। ओके, और इसके अलावा मैं एक और लाइब्रेरी यूज़ करूँगा sklearn। तो बेसिकली sklearn क्यों काम आएगी हमारे, ये हमारे लिए मॉडल्स और बहुत सारे स्टैंडर्ड स्केल इन सब के लिए काम आएगी। तो मैं लिख के यहाँ एंटर दबाऊंगा और ये देखिए, तो ये देखिए फिर से इसने मेरे में यही दिखाया रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी मेरे में पहले से पड़ी हुई है। आपके में टाइम लेगा इंस्टॉल होने में और ये फिर आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। और मान लीजिए अगर ये आपको में एरर देता है कहीं भी, तो आपको बेसिकली एक चीज़ और ट्राई करके देखनी है। एक बार आप यहाँ से ये पाथ कॉपी कर लीजिएगा, इतना आपके फोल्डर का पाथ है, कमांड सी से मैंने कॉपी किया, और आप नॉर्मल यहाँ पर जाके वापस से कमांड प्रॉम्प्ट खोल लीजिएगा। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटर पे खुलता है, और अगर नहीं खुलता है तो आप यहाँ पर नॉर्मल दोबारा जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे भी क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, परमिशन नहीं मिलती है। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, वापस से यहाँ CD और अपने जो फोल्डर में आपने कॉपी किया था तो वो आपको यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर एंटर दबाना है। तो देखिए हम उसी फोल्डर के अंदर वापस से आ गए और आपको वापस से वही जो हमारी लाइन थी पिप वाली वो लिख देनी है। तो मैं यहाँ पर नॉर्मल पिप3 लिख दूंगा ऐसे करके, लेकिन मेरे में वो सारी पहले से इंस्टॉल्ड है तो हमको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब मुझे क्या करना है, ये जो हमारा फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर हमें अपना कोड लिखना है। तो कोड लिखने के लिए मैं वापस यहाँ शिफ्ट और राइट क्लिक और ओपन पावरशेल विंडोज हियर। ओके, अब मुझे क्या करना है, इस फोल्डर में जुपाइटर नोटबुक खोलनी है। तो मैं यहाँ लिखूंगा जुपाइटर नोटबुक। तो ये क्या करेगा, हमारे इस फोल्डर में एक नोटबुक ओपन कर देगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी जुपाइटर यूज़ नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं है, आपको जुपाइटर नोटबुक लिखना है, एंटर दबाना है, और ये क्या करेगा हमारे लिए यहाँ पर नोटबुक ओपन कर देगा। मान लीजिए आपके में ऐसे ओपन नहीं होती है तो आप टर्मिनल जाइए, यहाँ देखिए लोकल होस्ट लिखा होगा। तो आप लोग क्या करना है, नॉर्मल कोई भी एक URL यहाँ से कॉपी करिएगा ऐसे, और यहाँ आके पेस्ट और ओपन, टैप, ये आपका खुल जाएगा इस तरह से। तो मैं एक बंद कर देता हूँ यहाँ पर। अब क्या करते हैं, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। तो अब हमारे पास data.csv फाइल इसके अंदर पड़ी हुई है। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास डेटा है बहुत सारा इसके अंदर, जैसा मैंने आपको साइड पे दिखाया था। और ये यहाँ पर कुछ इसके लेवल्स है, एट्रीब्यूट्स है, जो भी आप बोल रहे हैं इनको। तो मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एक नई फाइल बनाऊंगा पाइथन की। ओके, तो ये देखिए हमारी जो नई फाइल है ये बन चुकी है। तो मैं इस फाइल का नाम क्या रख देता हूँ, इस फाइल का नाम होगा हमारा कैंसर प्रेडिक्शन। ओके, तो हमारी फाइल का नाम हो गया है। तो भाई हम लोग पाइथन में कोड लिखते सबसे पहले हम क्या करते थे, पाइथन में कोड लिखते टाइम हम लोग सबसे पहला काम करते थे अपनी जो लाइब्रेरीज होती थी, तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी सारी लाइब्रेरीज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, इंपोर्ट और numpy। ओके, और उसके बाद दूसरी लाइब्रेरी मुझे क्या इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट, और मैं यहाँ यूज करता हूँ matplotlib.pyplot_as_pld। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, तीसरा इंपोर्ट pandas_pd, और चौथी लाइब्रेरी जो मेरी है इंपोर्ट cborn, इंपोर्ट cborn as SNS। तो हमने यहाँ पर अपनी सारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली है जो हमें यूज करनी है।
अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर नॉर्मल आप लोगों को समझाने के लिए कमेंट भी लिखता जाता हूँ कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टिंग लाइब्रेरीज, ओके, लाइब्रेरीज। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। तो अब हम लोग को जुपिटर नोटबुक यूज़ करने का फ़ायदा क्या है? मशीन लर्निंग में हम लोग जुपिटर नोटबुक यूज़ करें तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि अपने कोड को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके रन कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, डिबगिंग बहुत ईजी हो जाती है हमारे लिए। हम लोग को सिर्फ इतना पार्ट हम लोगों ने लिखा, चलाकर देखना है सही है या नहीं। नॉर्मल इस पर इसी पे ब्लॉक पे टिक बना रहने देना है, ऐसे माउस का कर्सर बना रहने देना, शिफ्ट और एंटर दबाना है। शिफ्ट और एंटर दबाएंगे, ये देखिए इसने हमको एरर दे दी। तो बोल रहा है कि मैटप्लॉटलिब कोई एक प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या है, यहाँ पे स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया। तो मैं फिर से शिफ्ट एंटर दबाऊंगा, ये देखिए स्टार कंप्लीट हुआ, 2 हो गया, क्योंकि हमारी इसमें कोई एरर नहीं है। ये वाला पार्ट हट गया, नीचे एक नई सेल क्रिएट हो गया। ये सेल आपको डिलीट करना है, यहाँ पे जाना है, वापस से क्लिक कर देना है डिलीट। ओके, नया सेल क्रिएट करना है, प्लस पे क्लिक करना है, नया सेल क्रिएट हो गया। ओके, रन क्या करता है, इस पर्टिकुलर सेल को रन करता है। अगर आपको शिफ्ट एंटर नहीं दबाना, शिफ्ट एंटर या कंट्रोल एंटर आप कुछ भी दबा सकते हैं। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, रीस्टार्ट कर देगा आपके कर्नल को। और इससे क्या होता है कि जितने भी सेल आपके होते हैं नीचे, तो वो सारे लाइन बाई लाइन ऐसे करके एग्जीक्यूट होते चले जाते हैं। तो अभी के लिए इसको यहीं छोड़ देते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि आगे कोड लिखते हैं और धीरे धीरे समझते जाएंगे कि ये सारे फंक्शंस कैसे काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, एक नॉर्मल सबसे पहले ऊपर यहाँ पर एक हेडिंग और डाल देता हूँ। ये सेल को मैं चाहूँ तो ऊपर भी ले जा सकता हूँ इससे। ये देखिए ऊपर पहुँच गया, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग डालने के लिए मुझे क्या डबल हैश लगाने पड़ेंगे। और नॉर्मल मुझे क्या लिखना है, कैंसर प्रेडिक्शन यूजिंग पाइथन। ओके, और शिफ्ट एंटर। ओके, मे बी ये चला नहीं यहाँ पे, इसको मुझे कोड से मैं यहाँ मार्क डाउन कर देता हूँ। सो ओके, ऑलराइट, आई डोंट नो, हेडिंग डबल हैश। ओके, डबल हैश ही होता है, पता नहीं, शिफ्ट हैश। ओके, हाँ, तो ये देखिए ये यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर प्रेडिक्शन यूजिंग पाइथन हो गया है। और इसके बाद मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेटा सेट है उसको लोड करते हैं हमारे अपनी जुपिटर नोटबुक में। तो डेटा सेट को लोड करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करी हुई है जो कि है पांडास। पांडास क्या करता है, पांडास हमारे लिए हेल्पफुल है कि बहुत बड़े बड़े डेटा सेट, बहुत बड़े नंबर्स, उन सबके साथ हम लोग पांडास को यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, एक पांडास हम लोग पांडास हम लोग को एक फंक्शन देता है जो कि ये होता है कि अगर मैं ऐसे लिखूँ pd, तो मैंने पांडास को एक एलियास दिया हुआ, मैंने एक पांडास लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट करी हुई है जिसको मैंने एलियास दिया हुआ है pd। तो मैं पूरी नीचे फाइल में पांडास ऐसे लिखता रहूँगा हर जगह पे, तो कितना बड़ा रहेगा। तो मैंने पांडास को छोटा कर दिया इंपोर्ट करते ही pd। तो एक फंक्शन होता है इसके अंदर .read csv। तो ये क्या करता है, नॉर्मल csv फाइल्स को रीड करता है। तो हमारी फाइल का नाम क्या है, data.csv। तो ये क्या करेगा, इसने हमारी data.csv फाइल को रीड किया। और ये लेकिन ये csv फंक्शन, ये रीड csv फंक्शन रिटर्न क्या करता है, ये एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। तो मैं क्या लिखूंगा, df। तो ये क्या कर रहा है, एक डेटा फ्रेम रिटर्न कर रहा है जो कि हमारे df में आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट एंटर चेक करने के लिए सही है या नहीं, एंटर दबाऊंगा और ये देखिए ये यहाँ पे नॉर्मल चल गया है। तो इसका मतलब कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो अब क्या काम करते हैं, सबसे पहले मैं इसको नीचे लाता हूँ और इसके ऊपर भी मैं कमेंट लिख देता हूँ, क्या, रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। ओके, अब इसके बाद मैं अगले वाले ब्लॉक में आता हूँ और अगले वाले ब्लॉक में मुझे क्या करना है। अब मैं चाहता हूँ जो मैंने डेटा फ्रेम में रीड किया मैं देख तो पाऊँ, हाँ भाई उसमें कुछ डेटा आया है या नहीं। तो नॉर्मल लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट लिख सकते हैं और df लिख सकते हैं। और मैंने यहाँ एंटर दबाया, हाँ भाई डेटा तो आया है, पर ये तो बहुत ही बड़ा और गंदा सा हो गया, ऐसे कितना देखोगे, बहुत बड़ा डेटा है। तो प्रिंट ना यूज़ करके हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इस लाइन को हटा के यहाँ हम लोग df.head लिखेंगे और इसके बाद शिफ्ट एंटर। देखिए df.head क्या कर रहा है, नॉर्मल हम लोग को 5 एंट्रीज ऊपर से 5 एंट्रीज दे रहा है। और हाँ भाई वैल्यूज हैं कि नहीं, टेबुलर फॉर्म में अच्छी तरीके से दिखा रहा है। तो आप अगर यहाँ पर देख पाएंगे तो डायग्नोसिस, MMM, रेडियस मीन्स सब में कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं। टोटल इसने बता भी दिया, हाँ भाई 33 कॉलम्स हैं। कॉलम्स मीन्स इस साइड जो आपको ऐसे दिख रहा होगा ये सारी प्रॉपर्टीज, टेक्सचर वर्ड, ये सब। ओके, और जो 5 रोज है, 5 रोज इन द सेंस कि ये वाली जो 5 रोज इसने यहाँ पर हेड पे दिखाई हुई है। तो आप अगर चाहें 10 रोज आपको देखनी है तो यहाँ 10 लिख के भी आप शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये देखिए आपको 10 रोज दिखा देगा ऐसे। बट अभी के लिए मैं इसको 5 ही छोड़ देता हूँ ताकि क्या हो कि बहुत ज़्यादा
हमारा कोड जो है कंजेस्टेड ना, हम लोग को देखने में प्रॉब्लम ना हो वो चीज़। तो अभी जैसे कि अब हम लोग को डेटा हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए जो अननेम्ड एक 32 ये वाला कॉलम है जो, तो बेसिकली इसके अंदर क्या सारी वैल्यू NaN है, सारी वैल्यू NaN है। और क्या पता कि जो हम लोगों ने ये 33 कॉलम्स हैं इसमें नीचे, और मान लीजिए कि रेडियस मीन है एक पर्टिकुलर, मैंने ये पॉइंट कर लिया, रेडियस मीन में नीचे कितनी वैल्यू खाली हो, मतलब उनमें कोई वैल्यू ना हो। तो बेसिकली क्या है, आउटलायर्स हैं, ये क्या है, प्रॉब्लम है, मतलब डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, हमारे डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज हैं, तो हम लोग को इनको हटाना पड़ेगा। तो डेटा में से वैल्यू हटाने के दो तरीके हैं। पहली चीज तो दो सिनेरियो है यहाँ पर कि मान लीजिए कि जैसे कि ये वाला जो कॉलम है अननेम्ड 32, तो इसमें क्या है, जितनी वैल्यू अभी तक हम लोगों ने देखी सारी हम लोग को NaN नन नहीं दिखा रहे, नल ही दिखा रहे। ओके, मान लीजिए कि जो रेडियस मीन है उसमें सिर्फ एक वैल्यू नन है, तो अगर एक दो वैल्यू नन है तो कोई बात नहीं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इस पूरी रो का एक मीन निकालेंगे और उससे वो वैल्यू वहां पर सेट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ी बहुत एक्यूरेसी प्रॉब्लम होगी बट कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बट मान लीजिए पूरी रो ही ऐसे NaN नल है, तो उस रो का कोई फायदा भी नहीं है हमारे डेटा में, कुछ कोई काम नहीं कर रहा होगा हमारे डेटा सेट में, तो हम लोग उसको ड्रॉप कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग को ये अननेम्ड 32 ये जो कॉलम है ये पूरा हटाना पड़ेगा। तो हटाते बाद में पहले देख लेते हैं बाकी सारी रोज का क्या सीन है। तो इसको देखने के लिए आप लोग को मैं एक और कमांड बताता हूँ, आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं df.info। तो इन्फो फंक्शन क्या करता है, आप यहाँ पे शिफ्ट एंटर जब दबाएंगे तो देखिए इसने क्या किया, ये जो हमारे 33 आप यहाँ पर देखेंगे 33 मतलब 32 जीरो स्टार्ट है, टोटल 33 जो कॉलम्स हैं सबके नाम और उसके आगे नॉन नल वैल्यूज बता रहा है। नॉन नल मीन्स 569 नॉन नल है 569, सब में 569 है। ओके, और जो ये अननेम 32 है इसमें कोई भी नॉन नल नहीं है, मतलब सारी वैल्यू नल है इसके अंदर। ओके, तो ये इन्फो फंक्शन क्या करता है, हम लोग को सारी वैल्यूज बताता है और टोटल वैल्यूज कितनी है ये भी यहाँ पर आपको बता रहा है, 569 एंट्रीज हैं टोटल। ओके, तो इन्फो फंक्शन यहाँ पर हेल्पफुल, अगर आपको देखना है कितनी वैल्यू किसमें नल है। तो हमारे पास एक और फंक्शन होता है देखने के लिए ऐसे, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं df.isNa.sum। ओके, और मैं यहाँ एंटर दबाऊंगा। ओके ओके, यहाँ पर भी आपको फंक्शन की साइन लगानी है और यहाँ एंटर जब दबाएंगे तो ये देखिए ये हम लोग क्या कर रहा है, सारी नॉन नल वैल्यूज प्रिंट कर रहा है। तो इन्फो आपको समझ में आ चुका है, हेड क्या करता है आपको समझ में आ चुका है। तो isNa क्या करता है, तो बेसिकली रिटर्न करता है, रिटर्न all the column with null values count। तो ये क्या कर रहा है, आईडी में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, डायग्नोसिस में कोई भी नल वैल्यू नहीं है, रेडियस मीन सब में कोई भी नल वैल्यू नहीं, लेकिन जो अननेम 32 है इसके अंदर 569 नल वैल्यू है। मीन्स हमारी टोटल वैल्यूज जो है जितनी रोज है वो 569 है। ओके, 569 रोज है, 33 कॉलम्स है, तो जो आखिरी वाला है उसमें क्या है, सारी की सारी वैल्यूज नल है हमारी, तो हम लोग इसको ड्रॉप करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक और फंक्शन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक फंक्शन होता है df.save। तो एंटर दबाएंगे, यहाँ फंक्शन के साइन नहीं होंगे, df.save। ओके, तो ये बेसिकली ये क्या करता है, ये हम लोग को साइज बताता है। तो हमारे पास 569 रोज और 33 कॉलम्स है, तो मैं इसके ऊपर कमेंट में आपको लिख के बता देता हूँ क्या करता है ये, रिटर्न्स द साइज ऑफ डेटा सेट। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 569 रोज और 33 कॉलम्स हैं, तो ये डेटा सेट बहुत ही ज़्यादा छोटा है हम लोग के लिए कोई मशीन लर्निंग मॉडल लगाने के लिए, बट अभी के लिए हम लोग सिर्फ सीख रहे हैं। तो ये डेटा सेट ठीक है, मतलब कि हम लोग इस पर काम कर सकते हैं, बट जो बाकी डेटा सेट्स होंगे वो बहुत ही ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, उसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस डेटा होते हैं। तो ये क्या करता है, साइज रिटर्न करता है। तो हम लोग को क्या करना है कि ये जो अननेम 32 वाला कॉलम है इसको ड्रॉप करना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे df=df.dropNa, और जो हमारी एक्सिस इक्वल्स टू 1 है उसको हम लोग ड्रॉप कर देंगे। तो इससे क्या हुआ होगा अभी हम लोग को कुछ पता नहीं। ओके, तो अभी मैं लिखता भी नहीं हूँ कमेंट में क्या हुआ होगा। हम लोग क्या काम करते हैं, एक बार df.save करके देखते हैं क्या हुआ। df.save में ब्रैकेट नहीं, एंटर। तो यहाँ पे देखेंगे 569 रोज तो उतनी बनी रही, मतलब ये वाला पार्ट तो 569 ही है, बट जो ये वाला पार्ट है ये 33 से 32 हो गया, यानी कि एक कॉलम चला गया। कौन सा कॉलम गया ये कैसे पता लगेगा, तो इसको करने के लिए मैं क्या करते हैं, तो मैं यहाँ लिख के देखता हूँ df.info कर लेते हैं, या हेड कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये दबाऊंगा और देखिए सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ 31 ही रह गए हैं, जो हमारा नल वैल्यू वाला पार्ट था वो जा चुका है। ओके, तो अब आप चाहें तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पर। तो
अब मैं आपको बताऊं ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है यहाँ पर, ये वाला नहीं सॉरी, ये वाला जो फंक्शन है यहाँ पर क्या कर रहा है, ये जो फंक्शन है हम लोग को यहाँ पर आखिरी वाली जो हमारी कॉलम है उसको रिमूव कर रहा है, रिमूव द कॉलम, ओके। और इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, शेप आ गया हमारा, ये शेप क्या है, शेप ऑफ डेटा सेट आफ्टर रिमूविंग द null column, ओके ओके, मैं यहाँ स्पेलिंग इसको सही करता हूँ, आफ्टर रिमूविंग द null column। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, हमारा डेटा। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने जितना कोड अभी तक ऊपर से लेके नीचे तक लिखा, एक बार को इसको फिर से चला कर देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा। तो अभी देखिए कि 3 है, ये 4 है, ये 8 है, सिर्फ अनऑर्डर्ड नंबर लिखे हुए हैं। तो मैं इस पर नॉर्मल क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, मेरे कोड को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा चला देगा एक बार। तो यार हम पे क्लिक किया, ये देखिए सभी स्टार बने हुए हैं, और ये देखिए 1 2 3 4, इसने क्या किया, पूरा कोड जो है वो चला दिया इसने मेरा। तो भाई अब आप लोग कह रहे होंगे कि मैं आप लोग को इतने सारे फंक्शंस क्यों बता रहा हूँ, सिर्फ डेटा को समझने के लिए, डेटा के बारे में जानने के लिए, डेटा में क्या क्या है ऐसा। तो भाई ये इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पूरा काम ही डेटा का है हमारा, हम लोग डेटा के ऊपर ही काम करेंगे अभी, और डेटा से ही मॉडल लगाएंगे, ओके ओके। तो अब इसी के साथ मैं आपको एक और फंक्शन बताऊंगा जो क्या करता है, df डॉट जो होता है df डॉट describe। df डॉट describe क्या करेगा, जब मैं ये लिखूंगा तो देखिए इसने मुझे एक टेबल से दे दिया। तो आप कहेंगे टेबल तो अभी मुझे ऊपर भी मिली थी यहाँ पर, जब मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया था, हेड, ओके। पर ध्यान से आप देखिए हेड वाले में क्या था, उसने 5 वैल्यूज मुझे रिटर्न करी थी, ओके, टेबल में जो थी। पर यहाँ देखिए, यहाँ उसने मुझे ये सब तो रिटर्न किया ही किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये कुछ चीज़ें रिटर्न करी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो बेसिकली क्या है, 8 रोज है, इसमें 31 कॉलम है। कॉलम 31 तो है ही हमारे, तो कॉलम तो इसने सारे वही दिए हैं, लेकिन जो 32 थे बट अब 31 रह गए। 31 इसलिए रह गए क्योंकि हम लोगों ने एक रिमूव कर दिया है। तो ये जो क्या है, काउंट बेसिकली क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, मतलब कि रेडियस में कितनी वैल्यूज हैं, ये सब कितनी है। और मीन क्या बताता है, बेसिकली सम ऑफ nth नंबर, मतलब कि जितने भी उसमें है सबका सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम्स, ओके। तो ये क्या है, मीन है। और एसटीडी यहाँ पर क्या बताता है, एसटीडी बेसिकली यहाँ पर बताता है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कि मीन से कितनी डिफरेंस है वैल्यूज में। और मिनिमम ऐसे ही बताता है कि सारी कॉलम्स में मिनिमम वैल्यूज क्या क्या हैं, ओके। और ये 25% ये बता रहा है कि मान लीजिए कि इस वाले रेडियस मीन पे हम लोग देखते हैं कि इसका 25% क्या है, 11। इसका मतलब ये रेडियस मीन में जो भी वैल्यूज है उसके 25% वैल्यूज इस नंबर से छोटी हैं, 50% वैल्यूज इस नंबर से छोटी हैं, 75% वैल्यूज इस नंबर से छोटी हैं, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 28। तो डिस्क्राइब इसलिए हेल्पफुल है हम लोग के लिए, हम लोग सारे जो हमारे सारे कॉलम सबके अंदर लोग झांक सकते हैं, पता कर सकते हैं उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन क्या है उनका, ये सारी चीज़ें हम लोग पता कर सकते हैं। इसलिए डिस्क्राइब फंक्शन हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इसके बाद हम लोग कमेंट में यहाँ पे लिखें तो क्या करता है, बेसिकली डिस्क्राइब द डेटा सेट। उसका नाम भी आपको बता ही रहा होगा कि ये क्या करता है। तो भाई अब बात कर लेते हैं हमारी सबसे बड़ी चीज़। हम लोगों ने डेटा है ना बहुत ज़्यादा देख लिया है, मतलब कि डेटा बहुत ज़्यादा, डेटा के बारे में जान लिया, डेटा क्या है सब कुछ पता लग गया हम लोग को। तो भाई अब हम लोग आ जाते हैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आप ऊपर चलेंगे तो आपको पता लगे ये पार्ट डायग्नोसिस। तो हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, डायग्नोसिस ही फाइंड आउट करनी है। आप लोग बोलेंगे डायग्नोसिस तो दी हुई है, तो बेसिकली हम लोग क्या करना है, ये जो डेटा सेट है इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि मुझे क्या करना है, इस डेटा सेट को एक तरह से, अगर मैं इंसान हूँ तो मैं क्या करूँ, इस डेटा सेट को मैं क्या करूँगा, इन सारे जो नंबर्स दिए हुए हैं, ऐसे 32 ये नंबर है, इन 32 नंबर्स पे लॉजिक लगाऊंगा। हाँ भाई, एक लॉजिक लगा, कुछ लॉजिक लगाया, कुछ लॉजिक लगाया, और देखा कि इसका डायग्नोसिस में क्या था, मतलब कि इसको कैंसर हुआ था या नहीं हुआ था। तो अगर हुआ था कैंसर, ठीक है, तो मैं ये एक चीज़ मान लीजिए मैंने याद कर ली, हाँ भाई मुझे समझ में आ गया कि एक लॉजिक रिलेशन बना के रख लिया मैंने, ठीक। फिर मैंने क्या किया, दूसरा लॉजिक बनाया दूसरे नंबर के लिए, और उसको कैंसर हुआ था कि नहीं दूसरी वैल्यूज पे। तो मैं ऐसे बहुत सारे डेटा को गैदर करता जा रहा हूँ, तो एक मॉडल मेरा तैयार हो रहा है। अब बाद में मेरे पास क्या होगा, मुझे ऐसे नंबर तो दिए जाएंगे ये वाले, ये जो कॉलम्स हैं, अब मुझे बताना होगा कि डायग्नोसिस पे क्या होगा, कि उसको कैंसर होगा या नहीं होगा, एम होगा या बी होगा। सिंपल सी चीज, मुझे इतना काम बताना होगा। तो हाँ, अब आप लोग पूछेंगे कि अब वो नंबर हम लोग कहाँ से लाएंगे। मान लीजिए हमने मॉडल बना लिया, सब कर लिया, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है जिसमें अभी कितने कॉलम्स हैं, 569 रोज हैं, 32 कॉलम्स हैं, उस डेटा को हम लोग 2 हिस्सों में तोड़ देंगे। तो मशीन लर्निंग हम लोग क्या करते हैं, डेटा तो ऐसे हम लोग ले नहीं आएंगे और कहीं से,
तो हम लोग क्या करते हैं 80% डेटा जो होता है हमारा अपने मॉडल जो है हमारा मशीन लर्निंग मॉडल, वो 80% डेटा पे हम लोग अपने मॉडल को तैयार करते हैं, ट्रेन करते हैं। हाँ भाई 80% डेटा तुम सीखो, तुम्हें जितना सीखना है सब कुछ सीख लो, और जो 20% डेटा होगा वो हमारे टेस्टिंग के काम आएगा। मतलब हम लोग फिर 20% डेटा अपने मॉडल जब बन के तैयार हो जाएगा, सब सीख चुका होगा, उसको देंगे कि हाँ भाई तुम इस पर चलो और हमें आउटपुट दो। हाँ भाई बताओ कि क्या क्या वैल्यू, मतलब डायग्नोसिस की वैल्यू क्या क्या आएगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए डायग्नोसिस की 20 में, जो हमें पता है पहले से ही ऐसी दी होगी 20% की वैल्यू भी, उससे कंपेयर करेंगे। हाँ भाई कितनी एक्यूरेसी है, 100% तो हो नहीं सकती है। 100% होने का क्या मतलब है कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट है। ओवरफिट का मतलब क्या है कि हम लोगों ने हाँ भाई जुगाड़ करते गए हैं डेटा को देखते देखते, और अपने मॉडल को बस सेट कर दिया इन वैल्यूज के लिए, ठीक है। और क्या क्या होता है ओवरफिट डिटेल में हम लोग अभी आगे देखेंगे कैसे होता है ओवरफिटिंग। तो हम लोग सबसे पहले नीचे चलते हैं, हम लोगों ने क्या किया डिस्क्राइब फंक्शन देख लिया है। तो हम लोग क्या करना है, जो हमारा डायग्नोसिस की वैल्यू है, सबसे पहले डायग्नोसिस की वैल्यूज देख लेते हैं, क्या रेशियो है डायग्नोसिस कैंसर होने और ना होने के, मतलब कि हमारे डेटा सेट के अंदर। तो ये हम लोग कैसे देख सकते हैं, सिर्फ एक कॉलम्स की। तो हम लोग यहाँ पे DF लिखेंगे, और हम लोग को कौन सा कॉलम चाहिए, हम लोग कॉलम चाहिए डायग्नोसिस। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मैं अब ये देखिए आप कहेंगे अचानक से कैसे आ गया, तो आप यहाँ पर टैब दबा सकते हैं इतना लिखने के बाद। इसके बाद टैब दबाएंगे तो हमारे लिए ये क्या होता है, ये आईडी जुपाइटर क्या करता है, जुपाइटर इसको ऑटो कंप्लीट कर देता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा DF और ब्रैकेट में टैब दबाऊंगा, तो इसने क्या किया हमारे लिए कंप्लीट कर दिया इसको। और यहाँ पर नॉर्मल में लिखूंगा डॉट वैल्यू, ओके, और अंडरस्कोर काउंट। तो ये एक फंक्शन है, तो ये क्या करता है बेसिकली हमारे लिए कि वैल्यूज बताता है कि डायग्नोसिस जो होगा एक कॉलम है उसके अंदर कौन कौन सी वैल्यू, उनका काउंट बताता है। तो मैं सिर्फ एंटर दबाऊंगा तो इसने कुछ एरर दे दी, ओके। तो मैं इसको एक बार रिमूव करके टैब दबाता हूँ, वैल्यू काउंट्स होता है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पर आपको वैल्यू काउंट्स लिखना है। एक सेकंड इसको बंद कर, और मैं यहाँ सिर्फ एंटर दबाऊंगा। तो देखिए जो B की वैल्यू है वो 357 है, और जो M है वो 212 है। M का मतलब है जिनको कैंसर हो गया था, और B का मतलब है जिनको कैंसर नहीं हुआ था। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ गेट द काउंट ऑफ मैलिग्नेंट ब्रैकेट में M एंड बेनिग्न, ओके, सेल्स, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर काउंट ले रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो काउंट हम लोग के पास आया हम लोग इसको विजुलाइज करके भी देख सकते हैं। भाई सीबॉर्न लाइब्रेरी, मैटप्लॉटलिब, ये सब लगाया है, इतना तो कुछ तो करें, देखें डेटा वेटा विजुलाइज तो करें। तो विजुलाइज कैसे करेंगे, बेसिकली उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ SNS हम लोगों ने ऊपर जो एलियास दिया था सीबॉर्न लाइब्रेरी को, अपने ऊपर चल के आप यहाँ देखेंगे सीबॉर्न को हमने एक एलियास दिया था SNS। तो मैं नॉर्मल इसके अंदर का एक काउंट प्लॉट होते हैं, तो मैं काउंट प्लॉट यहाँ पे यूज करूंगा, काउंट प्लॉट लिखूंगा। उसके अंदर मुझे क्या देखना है, सॉरी यहाँ पर DF के अंदर का मुझे कौन सा पार्ट देखना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, वापस से आऊंगा जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ चलूंगा, लिखूंगा डायग्नोसिस, ओके, और मैं इसके बाद यहाँ शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। तो ओके, फंक्शन ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट बना दिया, यहाँ पर आपको राउंड ब्रैकेट बनाया है। उसके बाद मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। तो ये देखिए इसने मुझे यहाँ पर वैल्यूज दे दी है। तो ये बोल रहा है बेसिकली मैंने इसको लेवल नहीं दिया है, इसलिए इसको बहुत समस्याएं हो रही हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नॉर्मल लेवल इक्वल्स टू, इसके अंदर मैं यहाँ काउंट लिख देता हूँ और यहाँ शिफ्ट रन करूँगा। सो बेसिकली एक वार्निंग, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। अभी आपको क्या करना है, तो देखिए जो हमारी M की वैल्यू है, जो हमारी B की वैल्यू है, वो यहाँ नॉर्मल आ चुकी है सामने हमारे। तो यही वैल्यू जो थी हमारी यहाँ पर थी, यहीं पे थी, और इसको हम लोगों ने नॉर्मल यहाँ पर ग्राफ के थ्रू भी देख लिया है, काउंट प्लॉट के थ्रू। तो अब हम लोग को क्या करना है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये M और B से काम तो चलेगा नहीं भाई। 1 और 0 जो है, 1 और 0 करते हैं इनको भाई, M B से काम ऐसे चला नहीं पाएंगे। M और B कब तक मैं आपको बोलता रहूंगा, मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा वो वर्ड भाई, मैलिग्नेंट और बेनिग्न जो भी है। तो मैं क्या करता हूँ, 1 और 0 में इनको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो 1 और 0 में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, लेवल इनकोडर चाहिए होगा। लेवल इनकोडर क्या करता है, जो हमारे स्ट्रिंग वैल्यूज होती हैं उनको न्यूमेरिक वैल्यूज में कन्वर्ट करता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है मशीन लर्निंग में देखें तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम sklearn जो हम लोगों ने वो की थी, डॉट प्री, टैब दबाऊंगा, प्री प्रोसेसिंग ऐसे यहाँ लिख के आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर नॉर्मल इंपोर्ट करूंगा लेवल और टैब दबाऊंगा, तो ये आ जाएगा लेवल इनकोडर। तो हम लोगों ने sklearn से लेवल इनकोडर इंपोर्ट कर लिया। मुझे क्या करना है, ये जो M और B वैल्यूज है DF के डायग्नोसिस में, इनको चेंज करनी है। तो मुझे क्या करना है इससे, तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉर्मल लेवल इनकोडर अंडरस्कोर y, मैं यहाँ एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसके अंदर मैं नॉर्मल लेवल इनकोडर फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ई यहाँ पर कैपिटल, ई और एल यहाँ पर कैपिटल है, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अब मुझे क्या करना है, ये जो M और B की वैल्यू है इनको हटा देना है। तो मैं क्या लिखूंगा, DF डॉट ilog, ओके,
ओके 1। और इसके बाद मैं यहाँ पर लेवल इनकोडर डॉट वाई डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, फिट टैब दबाऊंगा, फिट ट्रांसफॉर्म, और इसके बाद df डॉट आई लॉक और कॉलन कॉमा 1 डॉट वैल्यूज और यहाँ शिफ्ट प्लस टैब। तो भाई क्या हुआ, ये कैसे पता लगेगा, ये कैसे पता लगेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, हमारे डीएफ में डेटा है सारा, तो हम लोग डेटा फ्रेम डॉट हेड करते हैं। हेड से क्या आ रहा था, अभी चल के पहले हम लोग ऊपर देख लेते हैं क्या आ रहा था। जो हमारे डायग्नोसिस के अंदर वैल्यू आ रही थी एम 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 एम, ऐसी बी होगी नीचे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हेड करके एक बार और शिफ्ट एंटर दबाते हैं। तो भाई ये देखिए जो डायग्नोसिस वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 1 1 1 1 1, यानी कि एम को हमने 1 कर दिया और बी को हमने क्या कर दिया 0। तो इससे क्या फायदा है हम लोग को, फायदा है भाई, बिल्कुल फायदा है भाई। एम और बी से थोड़ी ना हम लोग चेक करेंगे, 1 और 0 से हम लोग के लिए ईजी है चीज़ें चेक करना, और हमारे मशीन के लिए भी। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या किया, लेवल एनकोडिंग करी। लेवल एनकोडिंग क्या होती है, मतलब कि कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ एम एंड बी इनटू 1 एंड 0। ओके, तो ये हम लोगों ने करी यहाँ पर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। हम लोगों ने एम और बी को कन्वर्ट कर दिया है 1 और 0 में। तो भाई अब हम लोग देख सकते हैं, मतलब कि जो हमारी बाकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि अगर हम लोग बाकी प्रॉपर्टीज चलें, जैसे कि रेडियस मीन हो गया, टेक्सचर मीन हो गया, ये भाई कैसे इफेक्ट कैसे कर रहे हैं डायग्नोसिस को, मतलब कि कैसे समझोगे भाई। हाँ कि तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, ऐसे तो समझ में आने से रहा भाई कि 17.99 है तो डायग्नोसिस 1 थी, ऐसे तो क्या करते हैं, सबसे पहले ग्राफ बना के देखते हैं चीज़ों का। तो क्या करते हैं, नॉर्मल पहले 2-3 चीज़ों का ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए कि इन तीन को कंसीडर कर लेते हैं और देखते हैं इससे डायग्नोसिस पे क्या इफेक्ट पड़ता था इन तीनों की वैल्यूज से। तो इसके लिए ग्राफ बनाने के लिए मैं फिर से SNS को यूज़ करूँगा, सीबॉल लाइब्रेरी, और इसके लिए यूज़ करते हैं मैं यहाँ पर पेयर प्लॉट। इसके अंदर मैं देता हूँ df डॉट आई लॉक बेसिकली हम लोग रेंज बताते हैं उसको, कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू लेनी है। और इसके बाद मैं यहाँ 1 से मान लीजिए 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5 पैरामीटर मीन तक के लिए, तो 5 कॉलम्स तक, तो 1 कॉलम 5। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इसको रन करते हैं। तो भाई देखिए इसने हमारे लिए क्या किया, कुछ प्रिंट कर दिया वैल्यूज भाई, 4 वैल्यूज से प्रिंट हो गई हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा सही करने के लिए, मतलब कि अभी तो समझ नहीं आ रहा, नॉर्मली दोनों सारे नीले कलर्स में ही है, इसको मैं यहाँ पर ह्यू इक्वल्स टू डायग्नोसिस और इसके बाद मैं यहाँ शिफ्ट टैब दबाऊंगा। तो भाई एरर दे रहा है बहुत ही ज़्यादा, एक बार मैं स्पेलिंग चेक कर लेता हूँ, DIA। ओके, तो यहाँ पे स्पेलिंग GNOSIS। ओके, और मैं शिफ्ट टैब दबाता हूँ और ये देखिए तो इसने क्या किया, कुछ हमारे लिए ऐसे करके ग्राफ बना दिए। तो ग्राफ में आप देखेंगे, देखिए रेडियस मीन की वैल्यू जब यहाँ पर थी सबसे ज़्यादा, और तो देखिए रेडियस मीन और डायग्नोसिस में क्या रिलेशन आ रहा है, आप ऐसे करके कुछ देख के समझ सकते। तो इससे आप समझ सकते हैं कुछ चीज़ें। मान लीजिए जब टेक्सचर मीन ज़्यादा है, तब देखिए जो हमारी डायग्नोसिस है वो ज़्यादा है, मतलब कि M है। ओके, और जब हमारा ये चीज़ ज़्यादा है, मान लीजिए पेरीमीटर मीन ज़्यादा है, तो ये वैल्यू क्या है, कम है। तो इससे जरूरी नहीं सारे डेटा सेट में हम लोग को कोई रिलेशन मिले, पर फिर भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या कोई रिलेशन हम लोग फाइंड कर ले। बेसिकली हम लोग रिलेशन के लिए कोरिलेशन यूज़ कर सकते हैं, कोरिलेशन मैट्रिक्स यूज़ करते हैं, जो हम लोग आगे चल के अभी देखेंगे कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग कोरिलेशन टेबल्स की, जो हम लोग को जो हमारा फाइनल मतलब मान लीजिए कि डायग्नोसिस है, जो रिजल्ट हम लोग को चाहिए, और बाकी सारे जो कॉलम्स उनके बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी के लिए हम लोगों ने क्या बना के देखा, पर इससे हम लोग को कुछ खास चीज़ तो मिली नहीं। तो क्या करते हैं, नॉर्मल हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर अपने अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं कि आगे हम लोग को अब क्या करना है। तो भाई इससे तो कुछ खास सफलता मिली नहीं। अब हम लोग क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, गेट द को रिलेशन। तो कोरिलेशन फाइंड करना है। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया था, कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करनी पड़ेगी हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं df डॉट आई लॉक, और आई लॉक का ब्रैकेट में कॉलन कॉमा 1 से 32, सारे कॉलम्स में मुझे कोरिलेशन फाइंड करना है। और इसके बाद मैं लिखूंगा को आ रहा और यहाँ शिफ्ट एंटर। तो देखिए इसने मुझे कुछ इस टाइप से टेबल बना के दे दी है भाई। तो अब ये टेबल क्या है, बहुत ही खतरनाक सी है, बहुत ही बड़ी टेबल सी है यहाँ पर। तो ये क्या कर रहा है, तो आप अगर इसको ऐसे देखें रो और कॉलम वाइज इस टाइप से, तो डायग्नोसिस ये होगी बेसिकली 1 to -1। तो अब अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि डायग्नोसिस और डायग्नोसिस 1 है, मतलब कि स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। तो डायग्नोसिस को अफेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है, किसी कैंसर है तो कैंसर है ही ना उसको। अब बात कर लेते हैं रेडियस मीन और डायग्नोसिस की। तो जो रेडियस मीन है वो डायग्नोसिस को स्ट्रांगली अफेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 के क्लोज है। जितनी वैल्यू हाई होगी उतनी वो इसको
स्ट्रांगली उससे कोरिलेटेड है। तो अगर रेडियस मीन की हमारी वैल्यू थोड़ी बहुत भी चेंज होती है तो इसका मतलब है डायग्नोसिस भी चेंज होगा, उससे फर्क पड़ेगा चीज़ों में, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि जो रेडियस मीन है और वो रेडियस मीन देखिए, रेडियस मीन हमेशा 1 रहेगा, डायग्नोसिस 1 रहेगा हमेशा, टेक्सचर मीन 1, ओके। लेकिन टेक्सचर मीन और हम लोग अगर रेडियस मीन देखें तो ये देखिए जो टेक्सचर मीन और रेडियस मीन है इसमें 3 के पास है। हाँ मतलब अफेक्ट तो करेगा पर इतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है तो उसमें हम लोग मीन डाल के काम चला सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को बताता है कोरिलेशन मैट्रिक्स इसको। तो इसको ऐसे नंबर्स में आप देख सकते हैं। अब जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पर एक माइनस वैल्यू यानी कि कुछ यहाँ पर सिमेट्रिक है, ओके। तो जो ये सिमेट्रिक है इससे डायग्नोसिस क्या फर्क पड़ता है, -0 तो इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कुछ वैल्यू मिसिंग भी है तो कोई इतनी खास दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग चाहें तो इसको एक नॉर्मल हीट मैप के थ्रू भी देख सकते हैं। तो हीट मैप में क्या होगा, बेसिकली हम लोग को जल्दी समझ में आ जाएगा, और इसमें क्या है बहुत सारे नंबर्स ऐसे देखने हम लोग को कंफ्यूजन होगी। तो यहाँ पर मैं कमेंट लिख देता हूँ, विजुअलाइज द कोरिलेशन, ओके। अब विजुअलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल यहाँ पर हीट मैप का यूज करेंगे। मैं लिखता हूँ PLT.figure और मैं यहाँ पर दे देता हूँ फिक्स साइज 10,10, ओके। अब मैं यहाँ पर नॉर्मल सीबॉन डॉट, जो मैंने कहा था आपसे हीट मैप यूज करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर हीट मैप यूज करेंगे। और हीट मैप के क्या क्या पैरामीटर लेता है अंदर, एक फंक्शन है हीट मैप, तो ये क्या क्या पैरामीटर लेता है अंदर, तो ये लेगा कोरिलेशन। तो कोरिलेशन बेसिकली हम लोग का क्या था, तो कोरिलेशन हम लोग का था ये df.ilog.core। तो मैं ये यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके अंदर डाल देते हैं, ओके। और इसके बाद कॉमा, और यहाँ पर आपको a0 = ट्रू कर दीजिए। एनोटेशन के लिए बेसिकली इसको ट्रू कर देते हैं हम लोग। और एक है यहाँ पर FMT में हम लोग को क्या करते हैं, परसेंटेज में हम लोग को 1 डिजिट तक ले लेते हैं, ओके। और इसके बाद शिफ्ट एंटर दबाते हैं। तो भाई कुछ एरर दे रहा है, तो देख लेते हैं क्या एरर है, फिक्स साइज इज नॉट डिफाइंड। तो ओके, फिक्स साइज नॉट डिफाइंड, तो बेसिकली इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ इक्वल टू लगाया और यहाँ पे मैं वापस से शिफ्ट एंटर करता हूँ। तो अब भाई इसको और भी ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं, तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसको। तो ये बोल रहा है कि SNS.heatmap पे इसको कुछ प्रॉब्लम है। तो डेटा एंड a0 मस्ट हैव सेम शेप, ओके। तो फर्स्ट थिंग कि a0 जो ट्रू है यहाँ पर, ये कोड्स के अंदर नहीं होगा, यहाँ पर ट्रू करना है हम लोग को। और जो हमारा डेटा है, डेटा में हम लोग क्या लिखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, df.ilog, ओके। और बाकी मेरा ये हमारा डेटा सही है। और मैंने शिफ्ट एंटर दबाया और ये हमारे लिए क्या करेगा, नॉर्मल कंजेस्टेड सा इसने बहुत ही गंदा सा एक हीट मैप जनरेट कर दिया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको अभी छोटी वैल्यूज के लिए नॉर्मल की मान लीजिए कि 10 कॉलम्स के लिए कर लेते हैं, ओके। और मैं एंटर दबाऊँ और ये देखिए इसने हमारे लिए क्या किया, हीट मैप जनरेट कर दिया। तो यहाँ परसेंटेज से समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर। और परसेंटेज ये देखिए जो मैंने आपको बताया था 1 to 0 तक इसने दिया हुआ है हम लोग को वैल्यू। तो डायग्नोसिस से डायग्नोसिस का रिलेशन 100%, बिल्कुल सही, ओके। रेडियस मीन का रेडियस मीन से 100%, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। रेडियस मीन डायग्नोसिस का 73% का स्ट्रांगली कोरिलेटेड, ओके। और टेक्सचर मीन का रेडियस मीन से 42%, ओके। एंड द डायग्नोसिस से 100%, मीडियम कोरिलेटेड, ओके। पैरामीटर मीन 74। तो बेसिकली ये हमारे लिए क्या है, इजी है इसको समझना इससे। तो इसलिए मैंने कहा था आपसे हीट मैप यूज करने के लिए। तो इससे हम लोग क्या करते हैं कि डेटा में हमारा कोरिलेशन फाइंड करते हैं। तो भाई ठीक है, अभी तक के लिए सारे डाउट्स क्लियर हैं। तो हम लोग चलते हैं, बहुत हम लोगों ने डेटा विजुअलाइज कर लिया, बहुत कोरिलेशन फाइंड कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, ओके। अब सीधे चलते हैं हमारे डेटा सेट के ऊपर। अब डेटा को इससे ज़्यादा और नहीं देख सकते, इससे ज़्यादा और देखेंगे तो हम लोग डेटा को नॉर्मल ओवरफिट कर देंगे, मतलब डेटा देखते ही देखते मॉडल लगा देंगे, सीधे सीधे कौन सा है पूरा डेटा समझ जाएंगे। तो हम लोग को डेटा को देखना नहीं है, डेटा को टुकड़ों में तोड़ना है। ट्रेनिंग और टेस्टिंग जो भी करना है, ट्रेनिंग पे काम करेंगे तब, टेस्टिंग वाले को टच नहीं करेंगे, टेस्टिंग वाले को सिर्फ लास्ट में टच करेंगे। तो हम लोग क्या करना है, नई सेल पे आते हैं। सबसे पहले डेटा में क्या करेंगे, जो डेटा सेट है उससे सबसे पहले डेटा सेट जो हमारा था, इससे जो डायग्नोसिस है, अब डायग्नोसिस हमारा 10 हो चुका है, हम लोगों ने यहाँ पर चेंज की थी डायग्नोसिस की वैल्यू ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायग्नोसिस को पूरे डेटा सेट से अलग निकाल लेते हैं, 10 यानी कि कैंसर है या नहीं है, ये वाली चीज जो है अलग निकाल लेते हैं, बाकी पूरा डेटा एक साथ रखते हैं, ओके। और फिर क्या करेंगे, इस डेटा में से और डायग्नोसिस में से 20% हिस्सा ऐसे करके निकाल लेंगे, और बाकी जो 80% वाला पार्ट है उस पर अपना काम करेंगे। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बोलते हैं इसको। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर कमेंट में मैं लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कोड लिख के दिखा देता हूँ। तो एक एक्स पार्ट होगा मेरा, एक्स में हम लोग क्या लिखेंगे, df.ilog, ओके, कॉलन। तो 2 से लेके जो 31 तक की वैल्यूज है, मतलब कि फर्स्ट पार्ट जो तुम्हारा डायग्नोसिस का वो हमने इसमें छोड़ दिया है, वो सारी हम लोगों ने किसको दे दी, इसको वैल्यूज सिर्फ, ओके। और जो हमारा वाई वाला पार्ट है, वाई वाले पार्ट में क्या है हमारा,
df डॉट ilog, और ilog के अंदर हमने क्या किया है, नॉर्मल 1, बस सिर्फ 1 ले लिया है, और इसकी वैल्यूज शिफ्ट एंटर, हमारा काम हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ, स्प्लिट द डेटा सेट इनटू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, या फिर आप लोग यहाँ चाहे तो वेरिएबल्स की जगह डेटा सेट भी लिख सकते हैं, डेटा सेट्स। तो यहाँ डिपेंडेंट को अगर मैं स्पेसिफाई करके बताऊँ तो कैपिटल एक्स, और जो इंडिपेंडेंट है वो कैपिटल वाई। अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि यहाँ कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में क्या वैल्यू है, तो मैं काम करता हूँ यहाँ पर नॉर्मल में प्रिंट कैपिटल वाई लिख देता हूँ, शिफ्ट एंटर करूँगा तो ये देखिए 1010 जो हमारे डायग्नोसिस की वैल्यू है। एक्स पे चलता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड के लिए, यहाँ सीखे और ये, तो ये देखिए ये सारी क्या वैल्यू है, जो हमारी मीन और इन सब की वैल्यूज थी। तो हम लोगों ने क्या किया, जो उनके हेडर्स थे वो सारी चीज़ें हटा दी हैं, सिर्फ हमारे पास क्या रह गया है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि x डॉट हेड और एंटर करूँ तो ये देखिए ये हम लोग को अब हेड की वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि अब ये डेटा फ्रेम में बजाय ये हमारे पास एक लिस्ट आ चुकी है इसके बाद। ओके, तो इसलिए हम लोग को सिर्फ नॉर्मल प्रिंट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग डेटा फ्रेम में क्या होता था, ऊपर की होती थी, फिर वैल्यूज होती थी, तो इसमें हम लोगों ने वो चीज़ें हटा दी हैं। हमारे पास क्या है, सिर्फ लिस्ट ऑफ लिस्ट है। तो हम लोग यहाँ पर अब क्या करते हैं, हमारा डेटा जो है वो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वैल्यूज हो चुके हैं, यानी कि अलग टुकड़ों में टूट चुका है। यानी कि हमारे पास जो हमारा ये काम था कि डायग्नोसिस की वैल्यू निकाल लेना और बाकी डेटा सेट को अलग कर देना है, ये दोनों काम हम लोगों ने कर लिए। हमारा अगला काम क्या होना चाहिए, इसको 80 और 20 की रेशियो में डिवाइड कर देना है, यानी कि ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर देना है। तो इसको बोलते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो हमारा जो sklearn है, तो sklearn क्या करता है, हम लोग को इसकी एक फैसिलिटी देता है। तो sklearn क्या करता है, हमारे लिए एक इनबिल्ट फंक्शन है जो डेटा को ऐसे ब्रेक कर देता है। हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल, ओके, तो यहाँ पे मुझे ये ब्रेक डॉट मॉडल टैब दबाएंगे, मॉडल सिलेक्शन, और यहाँ पर इंपोर्ट जब लिखेंगे तो आप यहाँ पर टी दबाइए और टैब दबाइए, देखिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो इसने यहाँ पर अपने आप इसको इंपोर्ट कर लेगा ये चीज़ यहाँ से। तो इससे क्या करना है, हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नॉर्मली हमारे लिए डेटा को ब्रेक कर देगा। हम लोग क्या करना है, x_ट्रेन एक नाम बनाना है, जो क्या होगा x में क्या है, सारी वैल्यूज हैं हमारी, सारे मतलब कि जो हमारे 32 कॉलम्स हैं वो सारे हैं। और जो इसके अलावा हम लोग को क्या है, एक होगा हमारा x टेस्टिंग के लिए, एक x हमारा ट्रेनिंग का, एक x हमारा टेस्ट का है, ओके, तो यहाँ पे स्मॉल, और एक ऐसे ही हमारा y होगा। y में हमारा क्या होगा, y यानी कि जो हमारी डायग्नोसिस की वैल्यू है। तो y क्या होगा, एक होगा y हमारा ट्रेनिंग का, एक y जो होगा हमारा वो होगा टेस्टिंग का। इक्वल्स टू नॉर्मल, हमको सिर्फ एक मेथड कॉल करना है जो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो मैं TR लिखूंगा स्प्लिट, ओके, और इसके अंदर हमें वैल्यू क्या दे देनी है, ये जो हम लोगों ने ऐसे निकाली थी। यहाँ मैं लिखता हूँ x, कैपिटल Y, जो मैं टेस्ट साइज यानी कि उसका साइज कितना देना है, जो टेस्ट वाला डेटा है उसका 20%, यानी कि मैं लिखूँगा 0.20, और मैं यहाँ नॉर्मल रैंडम अंडरस्कोर स्टेट इसकी वैल्यू दे देता हूँ 0। तो डेटा जो हमारा रैंडमाइज हो जाए, और मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगा। तो अब क्या है, हमारा डेटा ब्रेक हो चुका है। तो भाई अब हमारा जो डेटा है वो 80 और 20 के रेशियो में टूट चुका है। तो अब हम लोग क्या करना है, जो हमारा 80 वाला पार्ट है उसके ऊपर अपनी सारी एल्गोरिदम, ये जो भी हमारी एल्गोरिदम है वो सब लगाएंगे और एक मॉडल क्रिएट करेंगे। उस मॉडल में टेस्टिंग वाला डेटा डालेंगे और देखेंगे कि वो सही आउटपुट दे रहा है या नहीं दे रहा है। बट उससे पहले भी बहुत ही ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट काम है जो होता है फीचर सिलेक्शन। तो भाई फीचर सिलेक्शन से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर एक कमेंट डाल देता हूँ। कमेंट क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ओके, splitting the data into training and testing data set, okay। अब इसके बाद अब जो हमारा अगला पार्ट है वो है फीचर स्केलिंग। तो बेसिकली फीचर स्केलिंग क्या होता है, ऐसे आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं, कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी है, मान लीजिए हमारे डेटा सेट में कुछ एक जगह लिखा है 120 और एक जगह लिखा है 19, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, एक को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, तो मीडियम अपना दोनों सब बराबर में आ जाए, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि sklearn में एक फंक्शन हम लोग के पास होता है स्टैंडर्ड स्केलर, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं। बट स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करने से पहले आप ध्यान रखिए कि डेटा में आउटलायर्स ना हो। क्यों ना हो ये हम लोग अपनी आगे वीडियोस में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप समझ लीजिए कि डेटा में आउटलायर्स नहीं होने चाहिए या तो कम होने चाहिए बहुत ही ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, टैब दबाऊंगा,
इसके बाद इंपोर्ट, और इससे मैं इंपोर्ट करता हूँ स्टैंडर्ड स्केलर, ओके। और ये क्या करेगा, हमारे लिए डेटा को नॉर्मलाइज कर देगा। मैं लिखता हूँ x डॉट x अंडरस्कोर, जो हमारा ट्रेनिंग वाला है हम लोग को उसको ही तो करना है, x डॉट ट्रेन इक्वल्स टू, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड स्केलर ब्रैकेट डॉट फिट ट्रांसफॉर्म, और फिट ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपना x ट्रेन जो डेटा है वो दे देंगे, ओके। और ऐसे ही हम लोग सेम y ट्रेन के लिए भी करेंगे। तो यहाँ लिखता हूँ y ट्रेन इक्वल्स टू स्टैंडर्ड स्केलर डॉट फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म, ओके। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ y अंडरस्कोर ट्रेन। इसके बाद शिफ्ट एंटर दबाता हूँ और इसने मुझे कुछ एरर दे दिए हैं। तो बेसिकली एरर क्या है हम लोग नीचे चल के देखते हैं। रीसेप योर डेटा ईदर यूजिंग एरेस रीसेप -1 डेटा सिलेक्शन कंटेन्स सिंगल सैंपल, ओके। तो हम लोग ऊपर चलते हैं, हम लोगों ने क्या यहाँ पे गलत किया देखते हैं। ओके, सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे क्या मिस्टेक करी, हम लोगों ने यहाँ पे एक्स ट्रेन किया और वाई ट्रेनिंग करने लगे। तो बेसिकली वाई ट्रेन नहीं करना है हम लोग को, यहाँ पर नॉर्मल एक्स का टेस्ट वाला पार्ट करना है, क्योंकि अभी हम लोग क्या ट्रेनिंग वाले डेटा को हम लोग को जो हम लोग का वाई वाला पार्ट है, सिर्फ हम लोग को एक्स वाले पार्ट पे जो करना है, वाई वाले पार्ट को नहीं टच करना। वाई हमारा क्या है, टेस्टिंग वाला पूरा पार्ट है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स के टेस्ट को यहाँ पर इनको भी फीचर स्केल कर देंगे, ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वाई टेस्ट और यहाँ शिफ्ट एंटर। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर फीचर स्केलिंग जो है तो हो चुकी है स्टैंडर्ड स्केलर के थ्रू। तो अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को सिर्फ बहुत सारे जो मॉडल हैं एसकेलर के अंदर हमारे वो सारे लगाने हैं, डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, ये सारी चीजें जो है हमें वो लगानी है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन लिखेंगे जो हमारा क्या करेगा, 3 डिफरेंट मॉडल्स जो होंगे हमारे 3 डिफरेंट मॉडल्स को लगाएगा और उनमें जो बेस्ट मॉडल होगा हम लोग वो चूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर डेफ, पाइथन फंक्शन बनाने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। फंक्शन का नाम होगा मॉडल्स, और मॉडल में हम लोग इनपुट क्या लेंगे, हम लोग को जो डेटा है हमारा एक्स ट्रेन, वो डेटा चाहिए हम लोग को एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन, ये दोनों डेटा हम लोग को चाहिए यूजर से, ओके। तो एक्सट्रीम में हमारे पास क्या पार्ट था, एक्सट्रीम में हमारे पास क्या पार्ट था, एक्सट्रीम में हमारे पास जो डेटा था वो बेसिकली ये 32 वैल्यूज थी, और वाई ट्रेन में क्या डेटा था, डायग्नोसिस की वैल्यू थी सिर्फ इन पर्टिकुलर कॉलम्स की 80% पार्ट के लिए। तो हम लोग नीचे चलते हैं और इसके बाद इस फंक्शन के अंदर हम लोग को क्या करना है, इस फंक्शन के अंदर हम लोग 3 अलग अलग एल्गोरिदम्स लगाएंगे इन पार्ट्स के ऊपर और देखेंगे किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, कौन हम लोग को बेटर रिजल्ट दे रहा है। तो सबसे पहले एल्गोरिदम जो मैं यूज़ करना चाहूँगा वो यूज़ करूँगा मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट करके लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ओके। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नॉर्मल एसकेलर्न जो है हमारी सब कुछ पहले से ही बनाया, तो एसकेलर्न इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ्रॉम की स्पेलिंग सही करता हूँ, फ्रॉम एसकेलर्न डॉट प्रीप्रोस एसकेलर्न डॉट लीनियर मॉडल इक्वल्स टू इम्पोर्ट डॉट क्या चाहिए हम लोग को लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो यहाँ मैं लिखूंगा लॉग और यहाँ पे टैब दबाऊंगा, तो देखिए लॉजिस्टिक रिग्रेशन हमारे सामने आ गया है। और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नॉर्मल लिखेंगे लॉग इक्वल्स टू, और जो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसको कॉल कर लेंगे यहाँ पर, ओके, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। और इसके अंदर वैल्यूज दे देंगे हम लोग, रैंडम स्टेट हम लोग इसकी सेट कर देंगे, रैंडम स्टेट इक्वल्स टू 0, और इसके बाद लॉग इक्वल्स, और इसके बाद लॉग डॉट फिट इक्वल्स टू एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन जो हमारा डेटा है। तो हमारे लॉग में इसके बाद क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे लॉग के अंदर इसके बाद एल्गोरिथम से जो डेटा जो हमारा जो मॉडल है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जो हमारी एल्गोरिथम है बेसिकली इस डेटा के ऊपर खुद को ट्रेन करेगी, इस डेटा से खुद को ट्रेन करेगी एल्गोरिथम। तो हम लोग को सिर्फ लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो चाहिए नहीं, हम लोग ऑल एल्गोरिथम यूज करेंगे। तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ दूसरी एल्गोरिथम यूज करूंगा। जो दूसरी एल्गोरिथम होगी हमारी वो कौन सी होगी, वो भी डिसीजन ट्री। तो मैं लिख देता हूँ डिसीजन ट्री और यहाँ इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको एक सेकंड के लिए वापस से फॉर्मेट कर दूँ, ओके। और इसके बाद मैं इसके नीचे क्या लिखता हूँ, वापस से मैं sklearn में सब कुछ बनाया है, sklearn से इंपोर्ट करूंगा, sklearn डॉट ट्री है डिसीजन ट्री इंपोर्ट, ओके, डिसीजन ट्री क्लासीफायर और रिग्रेसर। यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन है, यहाँ पर यूज करूंगा डिसीजन ट्री क्लासीफायर, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्री इक्वल्स टू डिसीजन ट्री क्लासीफायर, और इसके अंदर वैल्यू रैंडम स्टेट, मैं इसकी रैंडम स्टेट फिर से 0 सेट कर दूंगा, और जो इसकी दूसरी वैल्यू है क्रिएशन की वो वैल्यू मैं सेट कर दूंगा एंट्रोपी। ये क्या होता है ये अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि हम लोग इसकी वैल्यू देनी है। और इसके बारे में अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है
तो आप नॉर्मल यहाँ से इस चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कर इस चीज़ को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको नॉर्मल सर्च गूगल कर सकते हैं। तो ये देखिए आपको साइकिट लाइन पे हमारी साइकिट लाइन है, उस पर ये पूरी एल्गोरिदम आपको मिल जाएगी, फंक्शन कैसे काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएशन में हम लोग क्या क्या वैल्यूज दे सकते हैं, क्यों यूज़ होता है ये क्रिएशन, दिस फंक्शन टू मेजर द क्वालिटी ऑफ स्प्लिट। तो बेसिकली क्यों यूज़ हो रहा है ये आपको पता लग जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर ट्री पे आते हैं, ट्री डॉट फिट कॉल करेंगे और इसमें डेटा दे देंगे वापस से एक्सट्रीम कॉमा वाई अंडर स्कोर। तो हमारा डिसीजन ट्री भी हो गया है। तो वैसे ही अब हम लोग को क्या करना है, जो हमारी थर्ड एल्गोरिथम है मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पेस्ट करता हूँ। जो हमारी थर्ड एल्गोरिथम होगी वो होगी रैंडम फॉरेस्ट। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर रैंडम फॉरेस्ट लिख देता हूँ। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वापस से फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import। और ये आपको कैसे पता लगेगा किसके अंदर आती है, ये नॉर्मल जब आप धीरे धीरे करके एल्गोरिदम पे काम करने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और आपको नहीं पता लग रहा है, आप नॉर्मल गूगल पे जाइए, एल्गोरिदम का नाम लिखिए, बस आपको पता लग जाएगा किससे आपको इंपोर्ट करनी है। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ RA और टैब दबाता हूँ, देखिए रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर रिग्रेसर। तो यहाँ पे मैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज करूँगा। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ फॉरेस्ट, ओके फॉरेस्ट इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं वापस से रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर, इसमें भी वैल्यू मैं सेट कर दूंगा रैंडम स्टेट 0, क्रिएशन इक्वल्स टू एंट्रोपी, एंट्रोपी एंड ओके एंट्रोपी क्या व्हाट आई एम डूइंग एंट्रोपी। और इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखता हूँ n, जो हमारी n जॉब्स है, या n जॉब्स नहीं, इसको एक n इंस्टीमेटर, मे भी इसको मिल नहीं रहा है, पता नहीं, ओके मे भी नहीं होता, मैं इसको हटा देता हूँ। और इसके बाद फॉरेस्ट कई अपडेट्स आते रहते हैं, तो अपडेट भी चेंज हो जाता है, तो आपको बस धीरे से अगर आपको कभी एरर मिलती है तो आप नॉर्मल गूगल पे इसको कॉपी करके सर्च कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, जैसे कि मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं गूगल पे जाऊँगा और scikit-learn पे जाकर देखता हूँ कि इसमें ऐसा कुछ होता है। तो ये देखिए n एस्टिमेटर एक होता है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू 100 होती है। तो मुझे यहाँ पर n एस्टिमेटर को 10 सेट करना है। n एस्टिमेटर इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर दोबारा लिखूंगा n एस्टिमेटर इक्वल्स टू 10, कोई बात नहीं, मैं इसको खुद ही सेट कर देता हूँ। ओके यहाँ ऐसा होता है n एस्टिमेटर्स, दोबारा से मैं यहाँ पे स्पेलिंग लिख लेता हूँ, ये एस्टिमेटर्स, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉरेस्ट में वापस से फॉरेस्ट डॉट फिट मेथड कॉल करूँगा एंड इसके अंदर मैं वापस से x अंडर स्कोर ट्रेन y अंडर स्कोर ट्रेन मेथड को y अंडर स्कोर ट्रेन डेटा पास कर दूंगा। और हमारा जो फंक्शन है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके अंदर क्या होगा, ये सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगे। और मैं क्या करता हूँ, ये तीनों वैल्यूज जो मेरी कैलकुलेट हुई है फॉरेस्ट, ट्री और लॉग, इनको यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ। तो मैं लिखूंगा रिटर्न और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा लॉग कॉमा ट्री कॉमा फॉरेस्ट। और मैं इसके अलावा एक और काम करता हूँ कि इन सबको प्रिंट करने से, इस सबको रिटर्न करने से पहले मैं नॉर्मल इन सबकी एक्यूरेसी क्या है वो भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको। तो एक्यूरेसी के लिए मैं लिखूंगा प्रिंट से मैं एक्यूरेसी इनकी प्रिंट करता हूँ। और मैं इसके अंदर लिखता हूँ नॉर्मल अभी 0 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लॉजिस्टिक, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ सॉरी ऑलरेडी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्यूरेसी, और मैं कॉलन लगाता हूँ और यहाँ इसके कॉमा लगा मैं लिखूंगा लॉग डॉट स्कोर और इसके अंदर वैल्यू दे दूंगा x अंडर स्कोर ट्रेन कॉमा y अंडर स्कोर ट्रेन, ओके। और मैं इस लाइन को नॉर्मल यहाँ से कॉपी करता हूँ, नीचे 2 बार और पेस्ट कर दूंगा। तो जो हमारा दूसरा है वो उसमें लॉग की जगह पे मैं यहाँ ट्री कर दूंगा और जो थर्ड वाला है इसमें मैं यहाँ पर फॉरेस्ट कर दूंगा। तो जो हमारा इसका नाम क्या है, इसका नाम है हमारे लॉजिस्टिक के बाद डिसीजन ट्री। तो मैं लिख देता हूँ डिसीजन ट्री। और जो हमारा थर्ड है इसका नाम क्या है, रैंडम फॉरेस्ट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ, यहाँ 2 लिखता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ रैंडम फॉरेस्ट, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल इस फंक्शन से बाहर आता हूँ, शिफ्ट एंटर दबाते हैं और देखिए इसमें हमारे कोई भी एरर नहीं आई है। तो मैं यहाँ आता हूँ, नॉर्मल इस फंक्शन को अपने कॉल करता हूँ मॉडल्स को। तो मैंने यहाँ मॉडल्स को कॉल किया, मॉडल्स में वैल्यू दूंगा मैं क्या, x अंडर स्कोर ट्रेन कॉमा y अंडर स्कोर ट्रेन, ओके। और ये क्या करेगा, हमें 3 वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ नॉर्मल मॉडल में तीनों वैल्यू ले लूँगा और मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ।
तो ये देखिए, जब मैंने इस फंक्शन कॉल किया इसने मुझे क्या दिया, एक्यूरेसी 9991999। तो मे बी जो ये 1 है ये ओवरफिटेड है, मतलब कि इसकी एक्यूरेसी 100% है। तो चलिए अभी तो कोई बात ही नहीं, अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मतलब मे भी हो सकता है ऐसा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल नीचे चल के देखते हैं कि हमारा जो, और ऐसा हो भी सकता है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिले आपको 97 98, क्योंकि ये जो डेटा है ना बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। जो कैगल पे आपको डेटा मिलेगा वो बहुत ज़्यादा रिफाइंड डेटा होता है, उसमें मिसिंग वैल्यूज नहीं होते, आउटलायर्स नहीं होते, इसलिए ऐसा होता है। तो हम लोग को क्या करना है, हमारा जो मॉडल है हमें उनको टेस्ट करना है कि हमारा मॉडल सही चल रहा है कि नहीं, हमारी वैल्यू क्या है, एक्यूरेसी क्या है उनकी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्टिंग द मॉडल्स। ओके, और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर मैं कमेंट में लिख देता हूँ सॉरी मॉडल्स या स्लैश एल्गोरिदम्स। ओके, और इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ टेस्टिंग द मॉडल्स या रिजल्ट। ओके, सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, आप यहाँ लिखेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिसेस, और यहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है एक्यूरेसी स्कोर। ओके, और दूसरी चीज़ जो आपको इंपोर्ट करनी है यहाँ से फ्रॉम sklearn वापस से डॉट मैट्रिसेस। ओके, फ्रॉम नहीं, यहाँ पर आपको इंपोर्ट लिखना है, सॉरी इंपोर्ट, और यहाँ पर भी आपको इंपोर्ट लिखना है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेनी है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट, दोनों को इंपोर्ट करने के बाद अब जो हमारा रिजल्ट आया उसको हम लोग टेस्ट करेंगे, हाँ भाई जो हमारा कोड है वो सही है कि नहीं, जो हम लोग की एल्गोरिथम सही से काम कर रही है नहीं कर रही है। तो हम लोग यहाँ करेंगे फॉर आई इन रेंज, एक लूप चलाएंगे इन तीनों के लिए, लेंथ ऑफ मॉडल, बेसिकली 3 बार ही हमारा लूप चलेगा क्योंकि ये हमारी 3 वैल्यूज आ रही हैं। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इन तीनों के लिए अलग अलग एक्यूरेसी स्कोर जो है हमारा वो प्रिंट करूँगा। और ये क्या करता है, ये जो रिपोर्ट्स है ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग को और साथ साथ में देती हैं, जैसे कि F1 स्कोर उनकी एक्यूरेसी रिपोर्ट, और भी बहुत सारी, अभी मैं भी प्रिंट करूँगा तो आपको पता लगेगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, प्रिंट, और मैं यहाँ पर लिखूँगा मॉडल कॉमा आई। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मॉडल प्रिंट कर रहा हूँ, कौन सा मॉडल है मेरा, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ यहाँ पर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट, और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ y_टेस्ट कॉमा। अब मैंने यहाँ पे y टेस्ट क्यों पास किया, सबसे गजब की चीज़, भाई हमारा मॉडल तो तैयार है ना, मतलब कि y टेस्ट में क्या था, हमारा टेस्टिंग डेटा था ना, तो हम लोग टेस्टिंग डेटा यहाँ पर पास करके देखते हैं कि जो हमारा मॉडल है वो टेस्टिंग डेटा के लिए सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो मैंने y टेस्ट दिया और मॉडल को ith मॉडल, यानी कि जो अभी 0th मॉडल होगा, 0th मॉडल को चलाने के लिए मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, भाई हाँ मैंने कहा भाई प्रेडिक्ट करो वैल्यूज तुम भाई अब कि क्या वैल्यूज होंगी। अभी मैंने उसको बताया नहीं है, मैंने कहा भाई मॉडल तुम भाई अब चलो, और हम लोग प्रेडिक्ट के अंदर क्या डेटा देंगे। अब हम लोग उसको, अभी तक हम लोग उसको ट्रेनिंग डेटा पे यहाँ तक किया, सब कुछ काम हम लोग देखिए ट्रेनिंग डेटा पे किया। हम लोगों ने रिपोर्ट जनरेट करने के लिए क्या किया, वाई का टेस्टिंग डेटा दिया। पहले तो मैंने उसको बताया कि हाँ भाई टेस्टिंग डेटा जो है हमारा, उसमें डायग्नोसिस की वैल्यू ये आनी चाहिए। मतलब कि ऐसे मान लीजिए कि आपका मॉडल तैयार हो गया, अगर मैं आपको रियल लाइफ में बोलता आपका मॉडल तैयार, आपने कहा हाँ भाई मैंने कोड लिख लिया पूरा, बट अब मैं आपके पास आता, कुछ वैल्यूज आपको देता, रेडियस मीन ये सारी, और आपको डायग्नोसिस की वैल्यू अभी नहीं देता, मतलब अलग रख देता, मैं एक पेपर में लिख के ऐसे किनारे वाले रख दिए। अब आपको बताना कि भाई कैंसर होगा या नहीं होगा, आपने कहा होगा। अब मैं वो ऐसे उड़ाता हूँ, चिट देखता हूँ इसमें लिखा नहीं होगा तो आपका मॉडल गलत है। तो वही मैं ये कर रहा हूँ, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट क्या कर रहा हूँ, टेस्टिंग डेटा का वाई दे रहा हूँ, यानी कि डायग्नोसिस की वैल्यू दे रहा हूँ। ओके, जो 20% डेटा हम लोगों ने अलग निकाला था, और मॉडल को बोल रहा हूँ जो हमारा मॉडल है ith मॉडल का मतलब क्या है, या तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है या डिसीजन ट्री है। मतलब कि ये मॉडल है, इसके अंदर क्या है, ये तीनों ही चीज़ें तो हैं, हमारी 3 मॉडल है ना। तो ये मैंने क्या किया, सबसे पहले तो 0th मॉडल के चलाया, सबसे पहले 0th मॉडल को प्रिंट करा रहा हूँ। इसके अंदर क्या देता हूँ, x_टेस्ट। ओके, तीसरी चीज़ जो मुझे प्रिंट करनी है, अब मुझे एक्यूरेसी स्कोर प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा नॉर्मल एक्यूरेसी, स्पेलिंग मिस्टेक, एक्यूरेसी कॉलन कॉमा एक्यूरेसी स्कोर ब्रैकेट में। इसके मुझे इसके अंदर क्या पास करना है, तो इसके अंदर मैं पास करूंगा वापस से वाई टेस्ट, सेम चीज़ जो मैंने ऊपर लिखी है, वाई टेस्ट कॉमा मॉडल का ith इंडेक्स डॉट प्रेडिक्ट ब्रैकेट में x_टेस्ट। ओके, और मैं इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। तो देखिए भाई हम लोग को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, पता नहीं क्या क्या दिख रहा है पर ठीक है दिख रहा है। तो जो हमारा मॉडल 0 है, मॉडल 0 बेसिकली क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। एक एक करके चलते हैं।
तो भाई उसका प्रिसीजन क्या है 0.96, रिकॉल क्या है 0.99, F1 स्कोर क्या है 0.97, सपोर्ट क्या है 67। कोई बात नहीं, समझ नहीं आया, छोड़ देते हैं अभी के लिए। यहाँ पे आ जाते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ रही होगी ना, एक्यूरेसी क्या है 0.96, यानी कि 96% हमारा जो मॉडल है, जो हमारी एल्गोरिदम है लॉजिस्टिक रिग्रेशन, वो काम करी है। मतलब कि 96, अगर आप मैंने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया भाई, 500 कुछ वैल्यूज़ पे मैंने अपना मॉडल ट्रेन कर लिया। अब आप अगर आके मुझे 100 वैल्यूज़ और देते हो ये पता करने के लिए कि इनको कैंसर होगा कि नहीं, ये सारी वैल्यूज़ दी, तो मैं 100 में से 96 वैल्यूज़ को करेक्ट बता देता हूँ। इसका मतलब ये है। और जो हमारा दूसरा मॉडल है भाई, दूसरा मॉडल था हमारा, क्या था, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री बेसिकली क्या करता है, एक्यूरेसी सीधे समझ लेते हैं। तो एक्यूरेसी क्या है 93, मतलब कि 100 वैल्यूज़ आप देंगे तो हम 93 वैल्यूज़ को सही बताएंगे मेरा मॉडल। जो थर्ड मॉडल है हमारा, वो 97 वैल्यूज़ को सही बताएगा। तो सबसे बेस्ट मॉडल कौन सा होगा, थर्ड मॉडल, यानी कि क्या, रैंडम फॉरेस्ट। क्यों सबसे अच्छा हुआ, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। तो हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, यहाँ पर एक फंक्शन में 3 डिफरेंट मॉडल इंप्लीमेंट किए, तीनों को डेटा दिया, ओके, और तीनों को हम लोगों ने तीनों को रिटर्न करा दिया फंक्शन से। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि उनकी एक्यूरेसी टेस्ट करी, कि एक्यूरेसी स्कोर निकाला, क्लासिफिकेशन रिपोर्ट निकाली कि कौन सा मॉडल ज़्यादा अच्छा है हमारा। तो जो मॉडल की एक्यूरेसी ज़्यादा है हम लोगों ने वो चूज़ कर लिया, तो ये कितना अच्छा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर हज़ारों मॉडल, 20 कितने 30-40 मॉडल, कितने भी मॉडल आप देख सकते हैं, जो सबसे बेस्ट सेट हो आप वो यूज़ करो। कोई जरूरी नहीं है आपको रैंडम फॉरेस्ट यूज़ करना है, या डिसीजन ट्री यूज़ करना है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करना है। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए यहाँ पर 3 मॉडल लगाकर दिखा दिए। आपको अब क्या करना है, 2 ही लगाने हैं, आप इन दोनों कमेंट कर दीजिए, खत्म। आपको एक ही लगाना है, बना रहने दीजिए। तो अब क्या करते हैं, हमारा मॉडल बन गया है, हमें पता है कौन सा मॉडल मेरा सबसे सही है। अब क्या काम है मेरा, अगला काम, अब भाई प्रेडिक्शन भी तो कर ही लेते हैं ना भाई। प्रेडिक्शन जो एक्चुअल रिजल्ट है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि वो चिट वाले, कि आप मेरे पास आए, मैंने अपना एक मॉडल मान लो कि हाँ, जैसे मेरा रैंडम फॉरेस्ट तैयार है, मैंने कहा भाई हाँ मेरा एक मॉडल है रैंडम फॉरेस्ट, वो क्या करेगा, आप मुझे वैल्यूज़ दो, ये 32 कॉलम्स जो थे मेरे, रेडियस मीन, ये सारे, इन सब की वैल्यूज़ दो, मैं बता दूंगा आपको कैंसर होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा या नहीं होगा। ओके ठीक, फाइन। आप मेरे पास आए, आपने एक चिट में लिख लिया है कि ये वैल्यूज़ अगर हैं तो इसको कैंसर हुआ था कि नहीं, आपको पक्का पता है ये चीज़ हुई थी क्या नहीं, आपने किनारे रख दी, आपने मुझे वो 32 पैरामीटर दिए, ठीक है, मैंने अपने मॉडल में डाला, मैंने आपको रिटर्न करी वैल्यू, हाँ भाई कैंसर होगा, आपने कहा नहीं होगा, इसमें तो नहीं हुआ। तो ये चीज़ चेक तो कर लेना एक्चुअल की, तो हमें पता है ना वैल्यू जो 20% है उसकी, जो 20% हम निकाल लिया था टेस्टिंग डेटा, वो तो हमें पता था ना कि उस पर डायग्नोसिस में क्या था, तो वो एक्यूरेसी पर प्रिंट करा के वैसे भी एक्यूरेसी आप देख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको दिखा देता हूँ करके। तो मैं यहाँ नॉर्मल लिखता हूँ प्रेडिक्शन ऑफ रैंडम फॉरेस्ट, ओके, और इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, प्रेड यानी कि प्रेडिक्शन, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉडल का जो सेकंड, ओके सॉरी, सेकंड में क्या है, रैंडम फॉरेस्ट। हमारा जो मॉडल सेकंड है वो क्या है, रैंडम फॉरेस्ट डॉट प्रेडिक्ट, और इसके ब्रैकेट में हम लोग क्या देंगे इसको, x_। हमने भैया जो हमारा टेस्टिंग डेटा का x था, मतलब जो 32 कॉलम थे वो दे दिए हैं, लेकिन जो y टेस्ट है वो भी हमको पता है, वो एक चिट में लिखे हुए रखे हैं, यानी कि हमारे पास y टेस्ट में भी डेटा है, डायग्नोसिस की वैल्यू है। ओके, एक बार को मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट रन करते हैं भाई, सही है, कोड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दोबारा यहाँ पे चलता हूँ, एक बार को प्रिंट में प्रेड लिख देता हूँ और यहाँ शिफ्ट एंटर करता हूँ। भाई देखिए 101010 प्रिडिक्ट कर दिया, मतलब कि होगा कैंसर में, एक को होगा, इतनों को नहीं होगा, फिर होगा, फिर नहीं होगा, अलग अलग वैल्यूज है, ठीक है, एक्स टेस्ट के हिसाब से वो सब। अब एक्चुअल भी तो पता होनी चाहिए ना हम लोगों की, मतलब कि क्या सीन है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल यहाँ पर प्रिंट करना पड़ेगा जो हमारा y_टेस्ट था। अब पता लगेगा ना कि क्या सीन है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, मैं यहाँ पर एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिख देता हूँ, प्रिंट प्रेडिक्टेड वैल्यूज, ओके, और यहाँ पर मैं इसको एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पर एक्चुअल वैल्यूज, और मैं इसके बाद यहाँ पर शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, और ये देखिए। तो भाई डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले, 1 भाई हमारा मॉडल पहली बार काम कर गया। उसके बाद 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 6 7 और टोटल 7 8 9 10 11 12 13 14 0, ओके। इसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं 4
4 8 12 13 14 14 जीरो 15 टाइम्स, यानी 1 इंक्लूड करके 15 टाइम्स हमारा मॉडल सही जीत चुका है। 16 पे 1 सही है, 0 1 1 1 1 1 यहाँ तक सही है, 0 0 सही है, 1 सही है, 0 0 सही है, 1 0 0 यहाँ तक सब कुछ बिल्कुल सही है। तो कहीं तो गलत होगा। अगर आप जस्ट नीचे यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर गलत है ये। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे मॉडल की एक्यूरेसी जो 100% नहीं है ना, 97 है। मतलब कि अगर 100 वैल्यूज होगी तो 3 तो गलत होंगी ही ना कम से कम। ठीक है भाई, 97 से काम चला लेंगे, खुश है हम। 100% हो जाएगा तो ओवरफिट हो जाएगा ना उसका मतलब। तो भाई हमारा मॉडल बनके तैयार हो चुका है, प्रिडिक्ट भी बढ़िया कर रहा है, एक्चुअल वैल्यूज बढ़िया आ रही हैं। अब क्या करना है, बस मॉडल को डंप करना रह गया। डंप करना क्या मतलब है, मॉडल को निकाल लें भाई अलग। हाँ भाई हमारा काम कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मली यहाँ चलेंगे और लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम जॉबलिब इंपोर्ट डंप, और यहाँ पर लिखूंगा डंप, ब्रैकेट में दूंगा मॉडल 2 कॉमा, किस नाम से आपको डंप करना है तो मैं इसका नाम लिखूंगा कैंसर अंडरस्कोर प्रेडिक्शन मॉडल डॉट जॉबलिब, और मैं शिफ्ट एंटर दबाऊंगा। तो भैया देखिए जो हमारा मॉडल है वो हो चुका है डंप। अब आप कहेंगे कहाँ डंप हो गया, इसके लिए आपको यहाँ पे आइए, इस पेज पे जरा रिफ्रेश करिए एक बार। तो ये देखिए कैंसर प्रेडिक्शन मॉडल डॉट जॉबलिब, ये जो है ये हमारा आ चुका है, पर ये यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा अभी। तो ये देखिए हमारा ये रही मेन फाइल, इस पर हम लोग काम कर रहे थे अभी। इसको मैं आपको एक बार दोबारा से चला कर दिखा देता हूँ। मैं इसको लीव करता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ, मैं इसको यहाँ पर दोबारा देता हूँ, रन पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। रीसेट करेंगे आप, सारी वैल्यूज दोबारा से चलना स्टार्ट हो जाएंगे और नीचे तक आप देखेंगे ये देखिए अभी स्टार बना हुआ है, धीरे धीरे करके यहाँ पर चलते हुए आएगा और ये सारी वैल्यूज देखिए इसने प्रिसीजन ये सब प्रिंट किया और ये प्रिंट किया। ओके, तो जो हमने जॉबलिब वाला पार्ट लिखा हुआ था तो बेसिकली वो पार्ट मैंने सेव नहीं किया, तो वो पार्ट यहाँ से हट गया। बहुत ही बढ़िया। तो मैं एक काम करता हूँ फिर से दोबारा से फ्रॉम जॉबलिब इंपोर्ट डंप, ओके डंप के अंदर हमारा मॉडल 2 था और इसके अंदर हमारा क्या नाम था उसका, कैंसर प्रेडिक्शन डॉट जॉबलिब, और मैं इसको नॉर्मल रन करता हूँ। ओके, तो ये कोड हमारा हो चुका है। तो मैं इसको फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके इसको सेव एंड चेक पॉइंट कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए हमारा जो मॉडल है जॉबलिब यहाँ पर बन चुका है। ओके, तो ये दो मॉडल बन चुके हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये था हमारा कुछ कोड। तो दोस्तों ये था मशीन लर्निंग का पहला प्रोजेक्ट जो आपने बनाया। इसमें हम लोगों ने क्या किया, एक डेटा लिया और उस डेटा से प्रेडिक्ट करके बताया कि कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आई और आपको इस प्रोजेक्ट में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि हम लोग आगे अपने चैनल पर इसी टाइप की वीडियोस लाते रहें।